एक्साइटमेंट के साथ जो है लोगों को इंस्पायर कर रही है कि किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजें, किस तरह से अपने खासकर लड़कियों को वो एम्पावर्ड करें जिसमें कि समाज में इक्वालिटी आ सके। तो आज बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो हमारे साथ हैं और खासकर इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। अगर हम आज लेटेस्ट सिनेरियो की बात करें तो आज के समय में साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं और इसका मुख्य टारगेट जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो लड़कियों को किया जा रहा है। और किस तरह से एक महिला अपने आप को इस साइबर के जोन से, साइबर वर्ल्ड से अलग अलग तरह से विक्टिमाइज होने से बचा सकती है, किस तरह के विक्टिमाइजेशंस हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से एक तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वुमेन को अपलिफ्ट किया जाए सोसाइटी में, लेकिन दूसरी तरफ से एक प्रत सत्ता और एक पुरुष प्रधान सत्ता समाज है जो इसको सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा का सारा जिस तरह से कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, इस सोसाइटी में किस तरह से हम समानता ला सकते हैं, इन चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। और सबसे एक्सपर्ट हमारे पास मन्नू शिवपुरी जी हैं और ये सही पर्सनालिटी हो सकती हैं जो कि इन विषयों पर अपने विचार रखेंगी और समाज को, राष्ट्र को, देश को एक सही एडवाइस दे पाएंगे कि किस तरह से एक आम आदमी अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को अपलिफ्ट करने के लिए किस तरह के प्रयास करेंगे। मुन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो साइबर का वर्ल्ड है इसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और किस किस तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है। मुख्य रूप से क्या ऐसे क्राइम होते हैं जो खासकर महिलाओं के साथ होते हैं। ये जो साइबर क्राइम है ये कुछ समय से ही ज़्यादा बढ़ा है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के समय में इसमें बहुत बड़े रूप में विकास हुआ है इसका। तो साइबर क्राइम में विकास क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने इसको गलत रूप में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हमारी निजता, जहाँ पर भी किसी प्रकार की भी वो निजता है, उसे हम सार्वजनिक करते हैं तो वो साइबर क्राइम में कब कन्वर्ट हो जाए हम कह नहीं सकते। क्योंकि निजता जो है, चाहे हमारे बैंक के पासवर्ड की हो, बैंक के नंबर की हो, हमारे ट्रांजैक्शन की हो, वो हम किसी को ओटीपी देते हैं या किसी को साइट को लॉगिन करते हैं, गलत साइट को, तो तभी निजता खत्म होती है। इसी प्रकार से जो महिलाओं की निजता है, अगर वो कोई भी निजता को किसी के साथ हम शेयर करते हैं, तो जैसे बैंक अकाउंट का पासवर्ड शेयर हुआ या चोरी हुआ, इसी तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट भी शेयर या चोरी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैम, जैसे कि आजकल कोई भी क्राइम है वो बिना साइबर के सपोर्ट के हो नहीं सकता। अगर आप उसमें फ़ोन को भी इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी एक साइबर क्राइम का। तो आजकल अब कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें कि साइबर टूल्स का प्रयोग न किया जाए। तो आज सारे क्राइम साइबर हैं, जो पहले भी क्राइम थे, लेकिन उसमें जैसे जैसे साइबर इंक्लूड होता गया, टूल्स आते गए, वो साइबर के नाम से कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि जिसमें कि मेनली वुमेन को टारगेट किया जाता है, जैसे आपने निजता की बात की कि उनकी निजता को जो है डिस्क्लोज किया जाता है, तो इसके अलावा और कैसे कैसी चीज़ें हैं जिससे कि महिलाओं को खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए या अलर्ट रहना चाहिए जिससे उनकी निजता का हनन ना हो। जी, इसमें अगर हम कह सकते हैं कि एक तो ज्ञान की कमी, कहीं ना कहीं अभी भी पूरे भारतवर्ष में एक पार्शियल एजुकेशन है, जहाँ पर बेटों को बड़ी कॉलेज दिए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए जाते हैं, खुला वातावरण दिया जाता है। कुछ परसेंट अभी भी माता पिता ऐसे हैं कि सभी नहीं, क्योंकि अब बहुत परिवर्तन भी आया है, लेकिन वो अपनी बेटी को कहीं कंप्यूटर कोर्स के लिए जाने नहीं देते, वो सीखने नहीं देते, या फिर उनकी एजुकेशन जो होती है ऐसे स्कूल कॉलेज में होती है जहाँ से वो अनभिज्ञ रह जाती हैं। दूसरा है जागरूकता की कमी। वो पेरेंट्स जो है, अगर बच्ची को जागरूक बनाएंगे कि सिर्फ आपका काम जो है सिर्फ पढ़ना और खाना बनाना ही नहीं है, आपको समाज में फ्लोट करना है, क्योंकि रहना समाज में है। आज घर के अंदर आप हर चीज़ से कट कर देंगे कि आपको यहाँ भी नहीं जाना है, आपको स्कूटर या कार भी नहीं चलानी है, तो लड़की जो है उसका जो माइंड है वो किसी न किसी तरह से बाउंड हो जाता है। तो बाउंड होने से वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती। अब जब उसे माहौल भी मिलता है तो उसमें वो ज्ञान वर्धन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके माइंड को एक रिजर्व एरिया में रहने की आदत पड़ जाती है।
और एक्सप्लोर कब होता है आदमी, जब थोड़ा सा खुलापन हो, और खुलापन वो पार्शियल बिहेवियर के कारण नहीं होता। इसी वजह से आप किसी भी क्लास में देख लीजिए, एक लड़की है एक लड़का है, आप कंप्यूटर की मोबाइल की नॉलेज में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं हो पाते। तो ये ज्ञानवर्धन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि एक मोबाइल आपका अनुसंधान भी है और एक हथियार भी है। आप जैसा सर्च करेंगे वैसे ही आपको मटेरियल आता जाएगा, आप उसे देखते जाएंगे। अगर आप उसका अनुसंधान करते हैं, चाहे लड़की है, उसे अनुसंधान ही करने की आवश्यकता है, तो वो सारे टूल्स जो हैं वो घर बैठे ही सीख जाएगी, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है, रील्स देख रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, तो उससे जो है वो अवेयरनेस में, मतलब इस बात को फैक्ट कहती हूँ कि शायद महिलाएं ज़्यादा रील्स देखती हैं पुरुषों के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं उससे भी नॉलेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम जैसा देखेंगे वैसा आता रहेगा, हम सीखने से वंचित और अगर रह देखा जाएंगे। जाए तो जो पूरा का पूरा कंटेंट जनरेशन का वर्ड है, इसमें वुमेन को काफी ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। आप रील की बात करें, आप किसी तरह के फिक्शन मूवी की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फीमेल है। उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है, उसी के इर्द गिर्द सारे रील बन रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द सारे कंटेंट बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि वुमेन को ही ऑब्जेक्टिफाइड किया जा रहा है इस पूरे के पूरे कंटेंट वर्ल्ड में, पूरे की पूरी मीडिया वर्ल्ड में? और इस ऐसी दुनिया में वुमेन को प्रोटेक्ट करना का क्या मतलब है, और कैसे वो अपने आप को इस दुनिया से प्रोटेक्ट कर पाए? एक बहुत बड़ा फर्क है कि महिला को हमेशा अबला, नाजुक, तो ऐसा दिखाया जाता है, पिक्चर हो, समाज हो, कहीं पर भी। जबकि लड़कियों ने अपने आप को साबित किया है। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मनु भास्कर को देख लीजिए, या फिर कितनी सारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने रेसलिंग में और बहुत सारी चीज़ों में मेडल हासिल किए हैं। तो किसी भी क्षेत्र में आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप एक लड़की को कहते हैं कि वो बहुत अबला है, बहुत नाजुक है, वो बहुत कुछ नहीं कर पाती, पर जब भाई से उसका झगड़ा होता है तो कहीं हारती है क्या? नहीं हारती ना। पति से भी नहीं हारती। नहीं, बचपन में भी अगर देखें तो भाई से नहीं हारती। तो सिर्फ एक उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि वो नाजुक है, वो नहीं लड़ पाएगी, वो उसको टारगेट किया गया है, उसे 4 लोग मिसगाइड कर लेते हैं, बहका लेते हैं, फुसला लेते हैं, लेकिन उसके माइंड को इतना संबल नहीं दिया जाता कि तू झांसी की रानी है, तू महारानी विद्यावती है, जो सबको अपने तर्क से हरा सकती है। और मतलब जितनी भी रानियों का नाम लिया जाए, तीलू रोतेली का नाम लिया जाए कि कितनी बड़ी हुई है वो, कि 14 वर्ष में वो सक्षम थी, कितने सारे योद्धाओं को उन्होंने मार के काट के गिरा दिया। तो वो भावनाएं नहीं सिखाई जा रही हैं। तो वो जो एक पुश पॉइंट है ना, उसकी आवश्यकता हर घर में है। जी जी जी। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो किस तरह की ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेशली वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, या स्पेशल ट्रीटमेंट अगर एक विक्टिमाइज्ड कोई फीमेल किसी तरह से सामने आकर कोई शिकायत करना चाहे, तो कितना कंफर्ट जोन में वो रहती है इस तरह की शिकायतों को लॉन्च करने में, उसका पूरा का पूरा जिस तरह से रिड्रेसल हो रहा है इस शिकायतों का, वो प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है या किस तरह की पॉलिसीज है? इस समय जो फिलहाल की सरकार है इस विषय पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सुंदर काम कर रही है। और अगर मैं कहूँ कि 100% उस पर वर्क किया जा रहा है, बिल्कुल सही, और रोज प्रतिदिन इन पर वर्क कर कर और अपग्रेड किया जा रहा है। तो cybercrime.nic.in जो साइट है, इस पर कोई भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है घर बैठे ही, और जब दर्ज कराएंगे तो उस पर एक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बताया, फिर से एक बता दीजिए। इसका है cybercrime.nic.in। तो इस पर घर बैठे ही इसे डाउनलोड करें, और इस पर फॉर्म है, छोटा सा ही फॉर्म है जिस पे आपके सिर्फ नंबर वगैरह होंगे, और निजता को रखा जाएगा। आपका नाम कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, और किसी भी पक्ष में ऐसा नहीं होगा कि
उस बच्ची को परेशान होना पड़े कि ये क्या हो गया, मैंने कंप्लेन की थी और मेरे खिलाफ हो गया। अगर घर पर पुलिस भी आती है ना तो वो विदाउट यूनिफॉर्म आएगी, LIU से आए या फिर विदाउट यूनिफॉर्म आए, और वाहन भी वो अपना पुलिस का नहीं लाएंगे अगर आप कहते हैं तो इस तरह से वो घर जाएंगे और पूरी उनकी बात सुनेंगे। थाना भी आना आवश्यक नहीं है। और एक और है 1058 और एक है 112, तो इन पर 1058 एंड 112 यस, तो इन पर भी कॉल करके पूरी निजता को रखा जाता है, उनका नाम पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और कहीं भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बल्कि इसी विषय पर मैंने एक बात अभी रखी थी कि छोटी बच्चियां जिनके माता पिता किसी घटना हो जाने के कारण, कई केस मेरे सामने हरिद्वार के ही आए कि जो थाने जाने से कतराते थे कि कैसे बताएं और घटना बहुत बड़ी घट गई। तो फिर मैंने ये बात आगे बढ़ाई है कि हम क्यों ना उनकी वीडियोग्राफी करके, उनकी बात सुन के, उनके बयान लेकर इसी को हम उसी पर हम करें। तो इस मामले में गवर्नमेंट ने काफी मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पूरा वर्क किया जा रहा है, बिल्कुल पूरा वर्क किया जा रहा है। सो अगर हम एक साइबर दुनिया से थोड़ा सा बाहर कल्चर में आए, अगर जिस तरह से हमारा एक समाज का ताना बाना बुना गया है, इसमें भी आपको लगता है कि हर स्टेप्स पे महिलाओं को अलग अलग तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, in terms of the offices, in terms of the family, in terms of the corporate world। तो ये जो ताना बाना है जिस तरह से समाज का, क्या इसमें भी महिलाओं को अलग अलग तरह का हरेसमेंट, अलग अलग तरह का एक्सप्लॉयटेशंस होता है? आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाती हैं और किस तरह से महिलाएं अपने आप को यहाँ से बचाने की कोशिश? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। इस पे बहुत बड़ा फर्क शुरू होता है जब बच्ची छोटी होती है घर में। पहले तो उसको जन्म लेने के अधिकार में ही फ़र्क है। बहुत से माता पिता जो हैं आज भी ये पार्शियल बिहेवियर करते हैं कि बेटी अगर उन्हें पहले पता चल जाता है किसी गलत साधनों के द्वारा तो वो उसको जीवित नहीं रखना चाहते। तो पहले तो वो किसी तरह से दुनिया में आ गई, यही एक चैलेंज बना हुआ है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इस पक्ष में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इसीलिए दिया गया है कि बचाना भी है और पढ़ाना भी है। हाँ जी। और उसके बाद चैलेंज आता है उसकी शादी का, विवाह का, क्योंकि कहाँ फ़र्क महसूस होता है कि बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है। तो माता पिता जब सोचते हैं कि बेटी हो गई इसको दहेज देना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जितनी शादी में खर्चा बेटी के कर रहे हैं, अगर वही पैसा उसको पैरों पे खड़ा होने के लिए कर दें या फिर उसको कोई बिजनेस डेवलप करने के लिए कर दें या फिर उसको किसी भी तरह की एजुकेशन में वो पैसा लगा दें कि जो उसकी शादी में लगाया जाना है, तो ये जो एक डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लड़की योग्यता अनुसार जब इस एज में पहुंच जाएगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एज जो शादी की है वो 21 नहीं 25 होनी चाहिए, क्योंकि मतलब हमारा मेंटल लेवल मैच्योर तभी होता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी तभी आती है। हाँ। और जब इंडिपेंडेंसी आती है तो आप तभी सही जजमेंट ले सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। जी, जी। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस कहें या फिर लाइफ टाइम के लिए आपका सही डिसीजन है वो 25 के बाद ही आता है। 25 के बाद उससे पहले तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें बाद में डिस्प्यूट होते हैं, फिर वो डाइवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी कि शादी विवाह में बिल्कुल जल्दी ना करें और 25 के उपरांत ही आप निर्णय लें। एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के क्या रोल हो सकते हैं इस तरह की समानता लाने के लिए समाज में, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या और बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी एक्चुअली ये काउंसलिंग का मैटर है। ये एक विषय ऐसा नहीं है कि हम किसी को बुलाकर या किसी के घर हम फ़ोन करके उसे सॉल्व कर दें या हम कोई लेटर लिख के घर भेजें और एक परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आ सकता। इसका दो तरह से फ़र्क ला सकते हैं। एक तो काउंसलिंग कि जैसे पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है छोटी क्लासेस में, ऐसे ही
बड़ी क्लास बढ़ती रहे लेकिन पेरेंट्स मीटिंग होती Parents रहे meeting और होती एक रहे। काउंसलर हो जो कि समय समय जी। पर, आप ये ना सोचिए कि आपके स्कूल में बच्चे या बच्चे बराबर हैं तो ये मैटर यहीं खत्म हो गया। वो मानसिकता में फर्क अभी भी चल रहा है, वो तो न जाने कितने बच्चों के प्रयासों के बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं, जी। लेकिन वो अंदर से रहता है और कहीं ना कहीं वो जड़ जमाए हुए है अभी भी। तो ये काउंसलिंग होती रहे ताकि वो अपने ही परिवार में नहीं बल्कि आसपास के परिवार में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहें और समाज तभी बदलता है। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का आज की मीडिया के द्वारा इतना बड़ा प्रभाव है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में हथियार है। तो जी। आपका भी सहयोग इसमें प्रार्थनीय है कि आप भी इस विषय को और बढ़ा चढ़ा के करें। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी जहां इस सरकार के द्वारा, हमारी बीजेपी सरकार द्वारा इतने सारे फर्क आए हैं, परिवर्तन आए हैं, वो आगे और भी अधिक आ सके। जी जी। अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास लॉ है, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ जिससे कि गवर्न हो रहा है, ये कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना ये इम्पैक्टफुल है? क्या इसमें अभी आपको लगता है कि सफिशिएंट, दिस इज द एक्ट इज सफिशिएंट, या इसको अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो इस पे आपको क्या लगता है, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए या दिस इज द सफिशिएंट? इसको बनाया तो स्ट्रॉन्ग गया है, लेकिन इसके कुछ लूज पॉइंट भी रह गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रिक्ट बन जाने के कारण माता पिता को पहले वहां तक कंप्लेन तक पहुंचाना जरूरी है। उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ये ज़्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं वो पढ़े हुए तबके के विपरीत, जो कम पढ़ लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उस तबके में ज़्यादा हो रही है और आए दिन हो रही है। तो उनका कंप्लेन तक पहुंचना, ये एक सबसे बड़ा जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये है। और ये हो जाने के बाद अगर वो किसी तरह से वहां पहुंच गए, वहां पे पुलिस का सपोर्टिव बिहेवियर, हालांकि बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई किसी कैसा व्यक्ति मिले, किस तरह का है, वो भी आवश्यक है। और तीसरा उसके बाद आता है कि एडवोकेट, जो आपको एडवोकेट बन रहा मिला है वो सही मिला, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात मैं बोल रही हूँ कि वो सही मिला है या आउटसाइड आपका कंप्रोमाइज कराने वाला मिला है। ओके। जी अच्छा जी, एडवोकेट कॉम्प्रोमाइज भी करा देते, ऐसा भी करा देते हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी की बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे देश में परिवर्तन आए तो इन बातों को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेन जो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो जो विक्टिमाइज है वो प्रॉपर कंप्लेन के जगह पहुंच नहीं पाता है, और अगर पहुंचता भी है तो वहाँ हर स्टेप्स पे उसे स्ट्रगल करना होता है, और फाइनली एडवोकेट जो और लॉ के यहाँ जाकर वहाँ वो फंस जाता है। तो कई स्टेप्स पे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन लॉ स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉ स्ट्रॉन्ग है। हाँ। क्योंकि आई थिंक ये वन साइडेड भी कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि वन साइडेड फेक एलिगेशन लगा दिया गया और बाद में वो प्रूफ होता है कि वो एलिगेशंस जो है सिर्फ फंसाने के लिए लगा था। तो इस पे भी अगर आप कुछ कहें कि ऐसा धीरे धीरे एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि इसने स्ट्रिक्ट लॉ को लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो इसमें यही सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये आता है कि कुछ लोग इसको अपने बचाव के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी को नीचा गिराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी छोटे बच्चे का यूज़ कर लेते हैं, और कई घटनाएं जो वास्तव में घटित होती हैं वो रह जाती हैं। तो ये जो है, क्योंकि आजकल वीडियोग्राफी हो गई या कहीं से कैमरे से कैप्चर हो गए तो इनको एविडेंस मान लिया गया है। तो इन्हीं को प्रमुखता रखते हुए कुछ जो है कि मेडिकल चेकअप भी हो चुका है, तो उसके बाद अगर लगता है कि ये अपराधी है तो उसकी सजा का प्रावधान जल्द होना चाहिए। बहुत जो लंबा समय लगता है तो ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है, और लड़की के माता पिता भी जो होते हैं, क्योंकि समाज का प्रेशर, समाज में मुंह दिखाने का प्रेशर, क्योंकि समाज भी ऐसा है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि ये घटना घटित हो गई, वो सोचेंगे पता ही नहीं इन्हीं की कोई गलती रही होगी, तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो समाज को भी मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता है,
तो महिला दिवस का भी मैं नाम परिवर्तित करना चाहती हूँ। जी। मैं चाहती हूँ कि महिला दिवस ना होके हम्म। मानसिकता परिवर्तन दिवस रखा जाए, क्योंकि अच्छा। महिलाओं को दिवस की मान- आवश्यकता नहीं है, दिवस की मानसिकता आवश्यकता। परिवर्तन की हाँ, और आवश्यकता दिवस है। अपने आप में भी दिखाता है कि दिवस तो सिर्फ इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लोग उसे याद रखें, बस। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। और हमेशा कमजोर लोगों का ही दिवस मजदूर दिवस मनाया जाता है। जी। कहीं राजा दिवस तो मनाया नहीं जाता नहीं, कहीं भी। नहीं। तो हमेशा ये दिवस मनाने का जो पीछे ऑब्जेक्टिव है कि लोग उस पर्टिकुलर उस विलुप्त होते कमजोर होते उस प्रथा को याद रखें और उसको उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। जी। बिल्कुल तो सही कह रही हैं। मानसिकता मतलब प्रहार होगा ना कि हमें उस दिन सिर्फ याद नहीं रखता है, हम बराबर की संख्या में हैं, 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं भारत में। तो हम उस लेवल पे नहीं है जो हम किसी चीज के लिए भीख मांगे, है ना। तो हमें चाहिए आपका सपोर्ट, आपका सहयोग, एक सशक्त वातावरण, कि ऐसा वातावरण जिसमें लड़की आराम से घूम सके, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर जी, सके, जी। और ऐसा वातावरण हो कि जहां उसका विकास हो, ह्रास ना हो। तो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, स्टेशन हो, मार्केट हो, कहीं पे भी, जी। क्योंकि लड़कों को भी ऐसा संस्कार दिए जाने बहुत आवश्यक है बहुत आवश्यक कि है। वो ये सोचें कि बाहर जब हम घर से निकल रहे हैं, हमें पुरुष माना गया है, पौरुष हमारे अंदर है, तो हम सबका बचाव करें, हम एक अच्छा वातावरण दें। और अगर किसी लड़के को देखते हैं कि वो गलत व्यवचार कर रहा है, तो बिना सोचे समझे उसे रोकने का प्रयास करें। और उनके पास भी पुलिस के नंबर हैं सब, यही नंबर वो भी रखें और तुरंत पुलिस को कॉल करें और रोकने का प्रयास करें, क्यों नहीं है। और ये संभव तभी होगा जब हमारे देश के पुरुष अपनी मानसिकता को परिवर्तित करके सौहार्द के रूप में एक वातावरण क्रिएट करेंगे। जी। बहुत अच्छी परिकल्पना है आपकी कि एक समाज में समानता जब तक स्त्री पुरुष की नहीं होगी, पूरा का पूरा संतुलन नहीं होगा, एक समाज सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आप कितनी भी बड़े कॉरपोरेट बना लें, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लें, जब तक बेसिक रूप से लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, ये स्ट्रगल हमेशा बना रहेगा स्त्री पुरुष के बीच का। निश्चित रूप से इस पर हम सबको काम करना चाहिए। और हमारे भी स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कुछ पूछना हो, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कोई डाउट्स हो? मैम ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। जी। तो बहुत राइट पर्सन हमारे साथ हैं, और आपको जो भी डाउट्स हैं, जी बिल्कुल। मैम, जैसे ना कि बहुत सी बच्चियां होती हैं, उनके साथ बचपन से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट होता आ रहा होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि मतलब होता क्या है। वो धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो उनको तब जब ये रियलाइज़ होता है कि तब बचपन से कुछ गलत होता आता है, लेकिन वो डर जाती है। तो क्या इस चीज़ के लिए बच्चों को बचपन से कैसे एजुकेट करें? क्योंकि गुड टच बैड टच पढ़ाता है, लेकिन वो मोरल की बुक में सिर्फ 1 पेज का चैप्टर है, उसके अलावा वो खत्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? मैम, ऐड ऑन टू दिस, यहाँ पे बात हो रही है कि हम बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को सिखाएं, बट वाई नॉट टू टीच मैन ऑल्सो कि ये नहीं करना। अगर ये 10 बजे घर आ सकती है तो तू भी 10 बजे घर आएगा। सो वाई नॉट इक्वालिटी इन दिस थिंग। पहले मैं इनका जवाब दूंगी। ये शुरुआत होती है घर से, पेरेंट्स से। अगर बच्चा कभी भी कोई चीज़ गलत देखता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शिकायत करे, और मम्मी पापा की संज्ञान में अगर कोई चीज़ होगी तो निश्चित रूप से वो उसे रिजॉल्व करेंगे और उसको रोकने के लिए तत्पर कोई कदम उठाएंगे। और उसके बाद भी अगर मान लो बच्चा किसी ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पेरेंट्स या जो भी उसके केयर टेकर हैं कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो जब भी वो थोड़ा सा मैच्योर हो तो अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करें। तो जो मैंने बताया है कि आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, तो cybercrime.nic.in पे अपनी कंप्लेन दर्ज करें, अथवा कोई भी पुलिसमैन, कोई भी, आज का जो मैं समझती हूँ पुलिस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, स्पेशली उत्तराखंड और यूपी की सरकार में। तो यहाँ पर वो आपको पिता के समान ही दिखाई देंगे और वो आपको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी पूरी बात को सुनेंगे और उस पर एक्शन भी लेंगे। तो ये फ़ोन नंबर सबसे ईजीएस्ट है। आपके पास भी नहीं है, छोटे बच्चे के पास नहीं है तो मम्मी पापा का है, तो आप अपने आसपास के बच्चों को मतलब लिटरेट करिए इस विषय पर
कि अगर वो ऐसा देखते हैं, ऐसा उनके साथ कुछ होता है, क्योंकि आज जो आपने सीख ली बात वो आप एक्सप्लोर करिए, उसको चारों तरफ बढ़ाइए। मैं हर जगह जाके नहीं समझा सकती, कोई और हर जगह जाके नहीं, लेकिन आप यहाँ पर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे उस बात को आगे बढ़ाएंगे तो 20 से 200, 200 से 2000, ऐसे ये ज्ञानवर्धन होगा। और इसमें यही है कि पेरेंट्स को इस तरफ अलर्ट रहना चाहिए कि उनके बच्चे के पास क्या घटित हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि माता पिता को ना पता चले, तो उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि व्हाई नॉट बॉयज़, तो बॉयज़ को मैं बार बार यही कहती हूँ कि बॉयज़ की जिम्मेदारी महिलाओं से अधिक है। उन्हें महिलाओं को अबला कह दिया गया है, लेकिन ये तो पुरुषत्व का रूप है ना, शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है। तो इनकी जिम्मेदारी कहीं पे भी किसी का हरास करने की, किसी को एक्सटॉर्शन करने की नहीं है। उन्हें चाहिए कि एक सहयोग के द्वारा विकास करें उनका, और हमेशा ऐसा वातावरण प्रदान करें कि जिसमें लड़कियां खुशी से जी सके। जैसे कि बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए कि वो वहाँ आराम से रहती हैं। लेकिन अभी लड़कियों को भी चाहिए कि जब तक ऐसा वातावरण नहीं है तो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके चलें। हम कोशिश कर रहे हैं, कानून सख्त से सख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ऐसा ढांचा हो कि एक ने अपराध किया है तो उसे ही ऐसी जल्द से जल्द सजा तक पहुंचा दे, ताकि दूसरा ऐसा करने का हिम्मत ना जुटा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कानून की एक सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है नैतिकता। अगर आपके अंदर एक नैतिकता डेवलप हो जाए समाज में, तो इस कानून की बहुत आवश्यकता होगी नहीं। और कानून सारा का सारा सुधार समाज में नहीं ला सकता, क्योंकि कानून तो मर्डर के भी बने हुए हैं। जब तक लोगों के अंदर खुद सेंस नहीं पैदा होगा, एक नैतिक भावना का विकास नहीं होगा, तब तक इस तरह की चीज़ों से को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। एनीबडी एल्स, और कोई कुछ पूछना चाहे? आपका आंसर हो गया दोनों का? कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर? आस्था, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी है। कोई बोलते हैं कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, काम मत करो, काम तो मैं भी कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के पीछे आज हर वर्किंग वुमेन का इतिहास छुपा है। क्योंकि घर में यही होता है कि जॉब कर रही हो तो क्या घर का काम नहीं करोगी, ये सबसे बड़ा मैटर आता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम, पहला तो मैं ये कहूँगी कि सब पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। अगर घर की महिला भी काम करती है तो आपके पुरुषों को भी उनका हाथ बटाना चाहिए, पति को भी उनका हाथ बटाना चाहिए, और उनका थोड़ा सा भी हाथ बटाया हुआ ना महिला को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं है कि बराबर 50% उनका होगा, 50% उनका होगा, लेकिन अगर पुरुष 20 से 30% भी हाथ बटाता है ना, तो महिला का मनोबल बढ़ जाता है। वो खुश हो जाती है इतनी कि उसे पता ही नहीं चलता वो कितना सारा काम निपटा के छोड़ देती है। तो पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि महिला को भी चाहिए कि वो जॉब तो कर रही है, लेकिन पहले घर को भी सेटिस्फाइड करके निकले, क्योंकि हमारी मानसिकता जो बनी हुई है, पुरातन काल से बनी हुई है कि महिला ही कार्य करेगी। तो मैंने कहा ना कि पुरुषों को भी बराबर करना चाहिए, लेकिन महिला को भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मुझे भी निभा कर चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं गई हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई। हर कोई सर्वेंट नहीं लगा सकता, तो इसलिए तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो एक हैप्पी होम का निर्माण होगा। तो इसमें दोनों की ही बहुत वैलिड पॉइंट डॉक्टर मैम ने कहा कि वर्क डिवीज़न का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए कि जो काम का बंटवारा है किस तरह से हो, और ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ पुरुष करेगा, ये काम सिर्फ महिला करेगी। और अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो एक बहुत हैप्पी फैमिली और हैप्पी होम का निर्माण हो सकता है। क्योंकि किसी चीज को जिएंगे भी तो आप तभी ना जब घर सुखी होगा। अगर घर में ही लड़ाई झगड़े होंगे तो आप बाहर जाके ना तो काम कर पाएंगे ना सुख से रह पाएंगे। और आजकल एक और मानसिकता बन रही है कि एक घर तोड़ेंगे तो दूसरा जोड़ लेंगे। मैं इसके भी विरोध में हूँ, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं तो पहले ही घर को जोड़ के रखेंगे,
और आप सक्षम नहीं है तो दूसरा और तीसरा बदलते रहेंगे। जी जी। जैसे आपसे कि इस प्रश्न से एक मुझे प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, मैं जी। पूछ लेना चाहता हूँ। जैसे आपका डिवोर्स का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और एक एम्पावरमेंट के नाम पर ये ऐसा एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि अगर आप एम्पावर्ड हैं तो आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जी, आप बिल्कुल सही रिलेशनशिप कहा ब्रेक आपने। करिए और दूसरा घर बना लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, और खासकर शादी से पहले के जो रिलेशनशिप है उसको भी वैलिडेट किया जा रहा है। जी जी जी। इन बिंदुओं पे आपके क्या विचार हैं? ये क्या इस तरह से ये जस्टिफाइड है शादी से पहले के रिलेशनशिप या शादी के बाद के जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या डिवोर्स के जो है, तो इस पे आपकी क्या विचार है एज ए चूंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से है? इसकी काउंसलिंग आती है मेरे पास। जी। मैरिज डिस्प्यूट जो होते हैं इनकी काउंसलिंग मैं करती हूँ, तो उसमें अक्सर मेरे पास केसेस ऐसे ही आते हैं। तो उसमें यही मैं देखती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक केस आया मेरे पास, तो वो लड़की स्कूल में पढ़ा रही थी और उसके जो इन लॉज फैमिली थी, मदर इन लॉ भी वर्किंग थी और फादर इन लॉ भी वर्किंग थे, हस्बैंड भी वर्किंग और वो भी वर्किंग, लेकिन वो स्कूल में पढ़ा रही थी और उसका कहना था कि भले ही मेरी छुट्टी 3 बजे हो जाती है लेकिन मैं आप लोगों की तरह 8 बजे ही घर आऊँगी। अच्छा। तो बताइए, तो ये तो गलत हुआ ना, है ना? तो इस तरह से घर नहीं चल सकते। जी जी जी। जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप अपने घर से अटैचमेंट रखिए, आप घर के काम निपटाइए या घर में आके कुछ भी आप आने वालों के लिए कुछ तैयारी कीजिए। और जिस दिन मदर इन लॉ की छुट्टी होती है वो पूरा दिन काम करती है, तो वो कहती है कि मेरी 7 डेज वर्किंग होती तब भी तो मैं करती, मैं संडे को भी घर पे नहीं रहूँगी। तो बताइए फिर तो ऐसे ये कैसे घर limitation, चलेगा, हाँ, बिल्कुल, है ना? तो limitations तो किसी fix भी करने अधिकार का अनाधिकार करना। जी जी जी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कुछ जगह जो एक सपोर्ट भी मिलना चाहिए वो भी लोग देने से कतराने लगे हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमने अपने घर की महिला को आगे बढ़ाया और हमारे घर में भी ये स्थिति पैदा ना हो जाए। जी। अभी रिसेंटली मीडिया में भी कुछ खबरें आई थी जो एक एसटीएम बनने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। जी। ऐसी जनरल बहुत प्रैक्टिसेस हो रही कई हैं, केस आ रहे हैं। बहुत केसेस हो रहे हैं। जी जी। तो हमारा जो देश है वो गार्गी का देश है, हमारा जो देश है वो सीता का देश है, हमारा जो देश है वो पद्मिनी का देश है, झांसी की सती सावित्री, हाँ सती सावित्री का देश है, जी, जी, जी। रानी लक्ष्मीबाई का देश है। जी, जी। तो हमारे यहाँ कहीं भी पति का परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमें उस बात पे रिजल्ट रहना चाहिए और अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर उस पर अग्रसित होना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुषों का भी ये भी कहूँगी, बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो मर्यादा को लांघ रहे हैं। बिल्कुल। महिलाओं का आप कह रहे हैं लेकिन पुरुषों में भी ये बराबर की बात हो रही है, तो उनका भी अधिकारों को लांघना जो है वो मर्यादित नहीं है और एक परिवार को तोड़ने के लिए सफिशिएंट सबूत है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि बाहर के सुख से पहले अपना जो आप बाहर 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन घर में 14-16 घंटे रहते हैं, पहले वहाँ के सुख की वरीयता देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा कि जो जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये वर्क डिवीज़न और ये बैलेंस में ऐसा ना हो कि हम जीवन को और भी दूभर और कठिन बना दें। तो अगर अधिकारों की बात हो रही है तो इसको बहुत संतुलित होकर हमें देखना पड़ेगा और एक मर्यादा की रेखा भी हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम इस सीमा को, इस स्वतंत्रता को कहाँ तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत इंसाइट्स बताए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपने विचार रखे और निश्चित रूप से इन बच्चों को भी काफ़ी डायरेक्शंस मिले होंगे, काफ़ी अच्छी बातें पता चली होंगी कि किस तरह से अपनी स्वतंत्रता, अपनी अधिकारों के बीच में बैलेंस बना करके हमें आगे बढ़ना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो आई विल जस्ट बी स्टॉप दिस। पूछना चाहता है कुछ? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।